मैं अभी अभी JL50 सीरीज देखकर उठा हूँ, वेब सीरीज, और पीयूष मिश्रा का गाया हुआ गीत गुनगुना रहा हूँ। जंगल की रातों में चलने वाले ओरे मुसाफिर से, बहुत मीठा गीत है जो पहले एपिसोड के अंत में जब नामावली आती है तब इसको बजाया जाता है, लेकिन इसे बीच में कहीं होना चाहिए। एक बहुत सुंदर सीरीज है जो लगभग 2.5 घंटे आपको बांध कर रखती है, अपनी रहस्यात्मकता के साथ, अपनी सशक्त पटकथा के साथ, अपनी चुस्त कहानी के साथ, और एक ऐसी फैंटेसी के साथ कि आप स्वयं उसका हिस्सा बनकर चकित रह जाते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। JL50 एक ऐसी हवाई जहाज की कहानी है, एयरप्लेन की कहानी है, जो कलकत्ता से 35 साल पहले टेक ऑफ किया था और कहीं गायब हो गया। और कुछ समय पहले एक प्लेन जो क्रैश हुआ है, माना जा रहा है कि ये वही जहाज था। रहस्य ये है कि 35 साल में जहाज कहाँ रहा, कलकत्ता से उड़ने के बाद कहाँ गया। पूरी रहस्यात्मकता चलती है इस कहानी के साथ। इसके सारे भागों को देखते हुए हमें लगता ही नहीं कि क्या हमने 2.5 घंटे बिता दिए, लेकिन हम जिन अनुभवों से गुजरते हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मैं अभय देओल, पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा, तीनों ही कलाकारों की प्रतिभा का कायल हूँ, और मेरी जिज्ञासा का विषय यही था कि तीनों कलाकार एक फिल्म में, एक सीरीज में आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खास होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, विशेष होगा। और मैं सच बता रहा हूँ मित्रों, मैं यह सीरीज देखकर निराश बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि जो गर्व मुझे पंकज कपूर साहब की प्रतिभा पर हमेशा रहा है। मैं मानता हूँ कि भारतीय सिनेमा में हिंदी बेल्ट से काम करने वाले पंकज कपूर एकमात्र ऐसा अभिनेता है जिनकी ऊंचाई अमिताभ बच्चन और नसीब से भी कई गुना ज्यादा है। वो आदमी किरदार होता है, उसमें किरदार होने का बांधता है। एक दूसरे कलाकार पीयूष मिश्रा, उनके बारे में शायद मेरे पास उतने ना तो शब्द होंगे, ना मेरे पास उतनी व्याख्या या बौद्धिकता होगी, लेकिन शायद ही कोई सृजनात्मक विधा हो जिसमें वो पारंगत ना हो। अभिनय से लेकर, लेखन से लेकर, गीत रचना से लेकर, संगीत कंपोजिशन से लेकर, गायन से लेकर सब। और इस सीरीज का भी वो एक अहम हिस्सा बने। वास्तव में इसके बारे में मैं वैसे कोई भी खुलासा करूं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं जब इस पूरी जर्नी की यात्री बनेंगे, सहयात्री बनेंगे, तभी आपको इसका मजा भी आएगा। बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी, अद्भुत पश्चिम बंगाल से लगा हुआ लावा, वहां का जनजीवन, वहां के बच्चे, वहां के बच्चों की मुस्कुराहट, आहा, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितनी सुखद अनुभूतियों से गुजरा हूं। वे सुंदर बच्चे, उनकी मुस्कुराहट मुझे चकित कर देती है। उस कहानी का हिस्सा है किस तरह से वो अभय देओल को लेकर, किस तरह से वो पंकज कपूर को लेकर जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर जाके दिखाते हैं। वो बच्चे कुछ बोलते नहीं है, मुस्कुराते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बोल दे रहे हैं। क्या कोई श्रृंखला, कोई सिनेमाई फिल्मांकन, कोई कथ्य इतना सशक्त और प्रभावशाली हो सकता है कि जो जिसमें बहुत सारा अव्यक्त हो और व्यक्त हो रहा हो? ये मुझे JL50 में दिखाई दिया। और अभय देओल, जिन्होंने शांतनु, एक CBI ऑफिसर की भूमिका की है, जो इस क्रैश की खोजबीन में लगे हैं, कैसे 2019 के समय में 1984 की बात हो रही है। पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा जो इस पूरे इस मिस्ट्री के एक सरगना की तरह जिसे कहा जाए, दोनों के दोनों, एक पीयूष मिश्रा जो
चिकित्सालय में अपनी मानसिक चिकित्सा करा रहे हैं। एक पंकज कपूर जो गुरुग्राम प्रोफेसर के रूप में, कैजुअल प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों चुप हैं। दोनों के पास से रहस्य उजागर नहीं होता। रहस्य किस तरह खुलता है, उस पूरी खूबी को आप देखिए, कैसी कसावट है। अगले दृश्य में पता नहीं क्या होने वाला है। रितिका आनंद जो पायलट है, जिसने 35 साल पहले इस प्लेन को कलकत्ता से उड़ाया था, वह हमारे सामने है। 2019 के समय में वो पीयूष मिश्रा, जिनकी वही उम्र है जो 1984 में थी, कैसे पंकज कपूर और रितिका आनंद जो पायलट बनी है, जो इस फिल्म की निर्मात्री भी है। मैं फिल्म बार बार कह रहा हूँ उसको, अगर और भी कहूँगा तो मैं उसको करेक्ट नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे कि वेब सीरीज की बात है। वो उसकी निर्मात्री भी है और अभिनेत्री भी है। उन्होंने एक बहुत मर्मस्पर्शी भूमिका की है जो स्मृतियों से बाहर नहीं आ पा रही है। एक कहानी, एक छुपी कहानी चलती है। अभय देओल सीबीआई ऑफिसर जो उस जगह पर जाके अपने मन की शांति, अपने उत्तर ना प्राप्त कर सके प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं पलने के लिए। जन्म लेते ही बच्चों को छोड़ जाते हैं किसी न किसी कारण से। ये कहानी बताती है कि अभय देओल की परवरिश भी वही की है। अभय देओल वहां के परिसर में जाके उन बच्चों के बीच बैठकर अनुत्तरित प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करते हैं। इतने सारे अंतर गुम्फन इस सीरीज में दिखाए हैं, आप तय नहीं कर सकते कि आप कैसे 2019 के समय में हो कि आप 1984 के समय में। 1984 के समय को निर्देशक ने, जो कि इस सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं, उन्होंने पूरा ताना बाना उस वातावरण को सजीव बनाने के लिए बनाया। उस समय का शहर, उस समय के वाहन, उस समय के हॉर्न, उस समय के रंग, किस तरह से सब संयोजित किया है, कमाल। मुझे सर्वोत्कृष्ट रूप से ब्रैडली स्टुकेल की सिनेमेटोग्राफी बहुत अद्भुत लगी। मैं दरअसल पूरी तरह उस सिने छायांकन पे रम गया और मैं शायद कई दिनों तक बाहर ना आ पाऊँ। मुझे पाली की वो लोकेशन भुलाए नहीं पड़ी, जिसमें वो सुंदर सुंदर बच्चे खेलते हुए दिखाई। इस होनहार सिनेमेटोग्राफर ने पूरी सीरीज में एक्शन दृश्यों में, रहस्यात्मक दृश्यों में, अपने अपने समय की, अपने अपने कालखंड की यादगार वस्तुओं, भवनों, कमरे के अंदर का इंटीरियर और सारे अभिप्रायों को जिस तरह से अपने कैमरे में कैप्चर किया है, उनकी ग्रास्पिंग पावर और दृष्टि की मैं दाद देना चाहता हूं। आप चकित हो जाएंगे। शैलेंद्र व्यास, जिन्होंने स्वयं इसकी पटकथा लिखी, स्वयं इसको निर्देशित किया, वो अपने उद्देश्य में सफल हुए। हम सबको इस तरह के सिनेमा को, इस तरह के सिनेमाई मनोरंजन को देखने के लिए शायद दसियों साल प्रतीक्षा करनी होती। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे वक्त में जब चारों ओर अशांति फैली हो, चारों तरफ शोर फैला हो, चारों तरफ सशंका, आशंका और बेचैनी व्याप्त हो, मनोरंजन के नाम पर आपके चैनलों में विभत्स, डरावनी और अप्रिय लगने वाली, कई बार भाषा के स्तर पर, कई बार अभिव्यक्ति के स्तर पर कुछ श्रृंखलाएं चल रही हैं जो आपको किसी नशे की तरह छड़ी को उत्तेजना प्रदान करती हैं। उन सबके बीच J850 देखना अपने समय को सार्थक करता है। मेरा तो सुझाव है कि इसको आप देखिए, आप
निश्चित पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा।